अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी तवारुस और तगय्युर। देखो बच्चों, इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक आपका डिलीट नहीं किया गया बल्कि सारे टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी हैं। ये चैप्टर आपको 4 मार्क कंपलसरीली 4 मार्क्स दिला सकता है, जबकि इस चैप्टर से रिलेटेड 6 मार्क्स विद ऑप्शंस के साथ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन कंपलसरी आपके लिए 4 मार्क इस चैप्टर से हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है। अब इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दरअसल ये चैप्टर का आज हमारा पहला लेक्चर है। अब इस पहले लेक्चर में हम जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देंगे। ये चैप्टर दरअसल जेनेटिक्स यानी जीनियात से रिलेटेड है। जेनेटिक्स या जीनियात, पहले हम देखेंगे जीनियात या जेनेटिक्स किसे कहते हैं। जेनेटिक्स का मतलब ये है कि दरअसल ये एक हयातियात की एक ऐसी ज़ेली शाख है जिसमें हम जीन्स के अफ़ाल, जीन की अशकाल, तमाम जीन से रिलेटेड हर मालूमात के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह की ज़ेली शाख जीनियात कहलाती है। ठीक है। अब जीनियात, इस ज़ेली शाख में हमको जो चैप्टर दिया गया है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। इनहेरिटेंस यानी इसको कहा जाता है तवारुस। उर्दू में क्या कहते हैं इसको? तवारुस। तवारुस का मतलब क्या है? तवारुस का मतलब ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, या एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात की मुंतकिली तवारुस कहलाती है। क्या कहलाती है? तवारुस कहलाती है। क्या मतलब है इसका? हम जानते हैं कि जो भी जनरेशन, जो भी नस्ल होती है वो अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स में मुशाबा होती है। वो कैरेक्टर्स जो दिखाई देते हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो मेल पेरेंट्स से रिलेटेड होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो फीमेल पेरेंट्स से रिलेटेड होते हैं। अब ये जो कैरेक्टर्स जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं, तो कैरेक्टर्स की एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिली को ही तवारुस कहा जाता है, या इसी को हम हेरिडिटी भी कह सकते हैं। हेरिडिटी, या उर्दू में इसको कहेंगे विरासत। ठीक है, हेरिडिटी या विरासत। बहरहाल इस तवारुसी खुसूसियात की नस्ल दर नस्ल मुंतकिली के लिए सबसे पहले ग्रीगर जॉन मेंडल नामी साइंटिस्ट ने सबसे पहले अपने कुछ नज़रियात पेश किए हैं। ग्रीगर जॉन मेंडल के ताल्लुक़ से मैं कुछ बताती चलूँ आपको कि ये एक प्रीस्ट यानी पादरी था जिसने मटर के पौधों पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी में उसको एज ए साइंटिस्ट इस तरह की एजाज़ नहीं दिया गया, बल्कि उसके मरने के बाद जब उसके लॉज की तहकीक की गई तब ये पता चला कि तवारुस या खुसूसियात की मुंतकिली के लिए यानी जेनेटिक्स पर सबसे पहले जो रिसर्च किया गया था वो ग्रीगर जॉन मेंडल की तरफ से था। इसीलिए इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि बाबाए जीनियात। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में जिस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का इस्तेमाल किया था वो क्या था? वो था पी प्लांट यानी कि मटर का पौधा, जिसका बोटेनिकल नाम है पीजम सटाइवम। ठीक है। उसने ये देखा है कि मटर के पौधे में कुछ मखसूस खुसूसियात हैं, यानी 7 कैरेक्टर्स ऐसे हैं। 7 कैरेक्टर्स
मटर के पौधे में मुतज़ाद सिफ़ात वाले होते हैं। ये 7 अलग अलग कैरेक्टर्स, जैसे कौन कौन से कैरेक्टर्स को उसने देखा है मटर के पौधे में? हाइट ऑफ प्लांट यानी कि पौधे का कद। दूसरा, उसने ये देखा है कि सीड कलर, बीज का रंग। तीसरे, उसने देखा है पॉड शेप यानी फली की साख्त। चौथा, उसने देखा है फ्लावर कलर, फूल का रंग। नेक्स्ट, फ्लावर की पोजीशन ऑफ फ्लावर, फूल का मुकाम। फिर उसने देखा है कि सीड का शेप कैसा है, सीड का शेप कैसा है। फिर नेक्स्ट, पॉड का कलर, फली का रंग कौन सा है। यानी मटर के पौधे में मेंडल ने इस तरह से देखा है कि पौधे, मटर के जो अलग अलग वैरायटीज़ हैं, इन वैरायटीज़ में ऐसे कुछ 7 कैरेक्टर्स हैं जो मुतज़ाद खुसूसियात की शक्ल में मुख्तलिफ पौधों में पाए जाते हैं। यानी पौधे का कद, बीज का रंग, फली की साख्त, फूल का रंग, फूल का मुकाम, बीज की साख्त और फली का रंग। इस तरह के 7 अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं, ये मुतज़ाद सिफ़ात यानी ट्रेट्स की शक्ल में मौजूद हैं। ये 7 कैरेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की शक्ल में मौजूद हैं। जैसे पौधे का कद टाल भी हो सकता है यानी दराज कद भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है यानी पस्ता कद भी हो सकता है। बीज का रंग येलो भी हो सकता है यानी पीला, या ग्रीन भी हो सकता है, हरा। फली की साख्त इनफ्लेटेड यानी कि सीधी भी हो सकती है, या कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि सुकड़ी हुई साख्त भी होती है, जिसके ऊपर रैशेस दिखाई देंगे, रिंकल्स दिखाई देंगे। या तो फली सीधी चिकनी होगी, या फिर फली के ऊपर कुछ रैशेस दिखाई देते हैं। उसके बाद फूल का रंग या तो पर्पल जामुनी रंग होगा, या फिर सफ़ेद रंग हो सकता है। फूल की पोजीशन, मुकाम, फूल या तो एक्सियल बकली हालत में हो सकता है, या फिर टर्मिनल रासी, पौधे के रासी सिरे पर तैयार हो सकता है। सीड शेप, जो फली की जो साख्त है, ये बीज की जो साख्त है, ये गोल भी हो सकती है, या फिर रिंकल्ड यानी कि खुरदुरी भी हो सकती है। पॉड का जो कलर है, फली का जो रंग है, ये फली ग्रीन कलर की भी हो सकती है, या फिर ये फली येलो कलर की भी हो सकती है। यानी कि ग्रीगर जॉन मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स में, जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन सा था, पी प्लांट, पिजम सटाइवम, इस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का उसने सिलेक्शन किया, क्योंकि उसने ये देखा है कि मटर के अलग अलग वैरायटीज़ में इस तरह के 7 कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बआसानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं, लेकिन ये 7 कैरेक्टर्स अलग अलग ट्रेट्स, सिफ़ात की शक्ल में पाए जाते हैं। इनमें कोई दरमियानी सिफत मौजूद नहीं है, बल्कि पौधा या तो दराज ख़त रहेगा या फिर पस्ता ख़त रहेगा, दरमियानी ख़त का नहीं रहेगा। यानी कि ये मुतज़ाद सिफ़ात की शक्ल में पाए जाते हैं। अब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा है कि जब वो एक्सपेरिमेंट उसने किए थे, तब उसने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का सबसे पहले इस्तेमाल किया। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक हमको आगे पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या होती है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये देखने के लिए कि कौन सा कैरेक्टर किस तरह से नस्ल में मुंतकिल होता है, उसने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यानी कि अमल इख्तिलात
जिसको क्या कहा जाता है, अमले इख्तिलात की टेक्निक का इस्तेमाल किया है। अब इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पौधों की मुख्तलिफ अलग अलग जो अक़साम हैं, उन अक़साम में मौजूद सिफ़ात को इकजा करने की कोशिश की। वो सिफ़ात किस तरह से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं, उसके लिए मेंडल ने पहले एक कैरेक्टर को मद्देनज़र रखा, फिर एक्सपेरिमेंट उसने किया है। एक से ज़ायद कैरेक्टर को एक साथ एक्सप्लेनेशन यानी एक्सपेरिमेंट करते हुए उसने एक्सप्लेनेशन दिया है। 2 से लेकर 3 कैरेक्टर्स को एक साथ उसने मद्देनज़र रखा और हर एक रिज़ल्ट को मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में रिकॉर्ड किया। शुमारियात के तौर पर मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली उसने सारे एक्सपेरिमेंट का जो भी रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को हमेशा नोट किया है। और उस बुनियाद पर मेंडल ने अपने बुनियादी ख़वानीन पेश किए हैं। मेंडल के बुनियादी ख़वानीन, आप शायद ये बुनियादी ख़वानीन 8th या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। मेंडल के बुनियादी ख़वानीन। मेंडल के मरने के बाद जब जीनियात पर रिसर्च किया गया, क्योंकि मेंडल के हयात में ना तो किसी ने माइक्रोस्कोप को दरियाफ़्त किया था, ना ही माइक्रोस्कोप की गैर मौजूदगी में किसी ने खलिए की साख्त देखी थी, ना ही किसी को ये पता था कि खलिए के अंदर मरकज़ा मौजूद है, मरकज़े के अंदर क्रोमोज़ोम मौजूद हैं, क्रोमोज़ोम के अंदर डीएनए मौजूद होते हैं, डीएनए पर जीन्स मौजूद होते हैं जो कैरेक्टर्स की मुंतकिली के ज़िम्मेदार होते हैं। बल्कि मेंडल ने इन मेरी माइक्रोस्कोप की गैर मौजूदगी में अपने कुछ नज़रियात इस तरह से पेश किए हैं कि नस्ल दर नस्ल जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उसकी जनरेशन में मुंतकिल होते हैं, इस मुंतकिली के लिए पेरेंट्स के गैमेट्स यानी ज़वाजों में कुछ ना कुछ एक ऐसा जुज़ या कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है जो कैरेक्टर को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करती है। अब ये कोई चीज़ जो कैरेक्टर को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल कर रही है, इसको मेंडल ने फैक्टर यानी जुज़ का नाम दिया है। फैक्टर्स या जुज़ का नाम दिया है। मेंडल के बमूजिब नस्ल दर नस्ल कोई कैरेक्टर अगर मुंतकिल होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ये फैक्टर्स ज़वाजे बनने के दौरान यानी ये फैक्टर्स हमेशा पेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं, लेकिन जब ज़वाजे बनते हैं तब ये फैक्टर्स एक दूसरे में ज़म ना होते हुए बआसानी एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और फिर खुसूसियात ज़ाहिर होने लगते हैं। अब हमको देखना है कि मेंडल के यही फैक्टर्स को आज हम किस नाम से जानते हैं? जीन के नाम से जानते हैं। आज हम जानते हैं कि जीन दरअसल डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो किसी न किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब ये जीन नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है तब वो पर्टिकुलर कैरेक्टर भी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। लेकिन चूँकि मेंडल के हयात में माइक्रोस्कोप की दरियाफ्त नहीं हुई थी, इसीलिए ये जीन इस इस्तिलाह को मेंडल ने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इस जीन के बजाय मेंडल ने क्या कहा था कि कोई फैक्टर्स हर एक कैरेक्टर के लिए एक एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ये फैक्टर्स हमेशा पेयर्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, लेकिन ज़वाजे बनने के दौरान ये फैक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं। ये जो पेयर्स हैं, ये पेयर्स ज़वाजे बनने के दौरान अलग अलग हो जाते हैं और ज़वाजे सिर्फ कोई एक ही दोनों पेयर में से कोई एक ही चीज़ को रखता है, कोई एक ही खुसूसियत को रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स में ये फैक्टर्स तो मौजूद हैं और ये पेयर्स की शक्ल में मौजूद हैं,
लेकिन ज़वाजे बनने के दौरान ये पेयर्स अलहदा हो जाते हैं और ये पेयर्स एक दूसरे में जम नहीं होते। अब हमको देखना ये है कि मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली जिस तरह से मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली जो सारे रिकॉर्डिंग्स उसने पेश किए हैं तो उसके सक्सेस की वजह क्या है। तो हमको नेक्स्ट क्या पढ़ना है, रीजन्स फॉर मेंडल्स सक्सेस। हमको देखना है कि मेंडल की सक्सेस कामयाबी की वजह क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेंडल की कामयाबी की वजूहात। क्या वजूहात हैं? तो पहली वजह यह है कि मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं उन एक्सपेरिमेंट को उसने बहुत ही एहतियाती तौर पर, यानी अपने तजुर्बात को एहतियात के साथ, अपने तजुर्बात को एहतियात के साथ और एक वाज़े प्लानिंग के साथ पेश किया है। एक वाज़े प्लानिंग के साथ पेश किया। ये पहली सक्सेस की वजह है। दूसरी वजह ये है कि अपने तजुर्बात का जो भी रिज़ल्ट है, किस तरह के कितने नंबर के कितनी तादाद में प्लांट्स तैयार हुए हैं, हर प्लांट की क्या किस्म है, कौन सी खुसूसियात है, ये अपने जो रिज़ल्ट्स हैं, अपने जो नताइज हैं, मेंडल के तजुर्बात के जो नताइज हैं, इन नताइज को उसने कामयाबी के साथ रिकॉर्ड किया, कामयाबी के साथ रिकॉर्ड रखा है। हासिल होने वाले पौधों की तादाद वगैरह का रिकॉर्ड रखा। ठीक है, और इन नताइज का मुनासिब रेशो भी तैयार किया, तनासुब भी तैयार किया। ये दूसरी वजह है। अब मेंडल की कामयाबी की तीसरी वजह क्या है? उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स में एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन सा रखा है? अपने तजुर्बात में जो मटेरियल का इस्तेमाल किया था वो था पी प्लांट। क्यों? क्योंकि ये मटर के पौधे में ज़ाहिर होने वाली सारी खुसूसियात, ज़ाहिर होने वाली जो खुसूसियात हैं इनकी आसानी से शनाख्त की जा सकती हैं। खुसूसियात की बआसानी शनाख्त की जा सकती है, इसीलिए उसने मटर के पौधे का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट, मटर के पौधे में ज़ाहिर होने वाले 7 मुख्तलिफ खुसूसियात, ये एक तन्हा फैक्टर के ज़रिए कंट्रोल होते हैं। यानी मैंने अभी बताया था आपको कि मटर के पौधे में कितने हैं, 7 कैरेक्टर्स हैं। ये 7 कैरेक्टर, हर एक खुसूसियत, सातों भी खुसूसियात, हर एक खुसूसियात एक तन्हा जुज़ के ज़रिए, फैक्टर के ज़रिए कंट्रोल होता है। ये चीज़ को ज़ाहिर किया और यही फैक्टर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने तजुर्बात में बआसानी गलबियत का नज़रिया और मगलूबियत के नज़रिए को पेश किया है। मगलूबियत के नज़रियात को पेश किया कि कौन सा कैरेक्टर या कौन सा ट्रेट गालिब है और कौन सा
मगलूब है। ठीक है, तो देखिए हमारा ये जो चैप्टर है इनहेरिटेंस और वेरिएशन, तवारुस और तगय्युर, ये आज का हमारा पहला जो लेक्चर है, ये जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम व्हाट इज़ मीन बाय जेनेटिक्स, जीनियात किसे कहते हैं, मैंने बताया जीनियात दरअसल हयातियात की एक झेली शाख है जिसमें जीन्स से रिलेटेड मालूमात हासिल की जा सकती हैं, स्टडी ऑफ जीन्स। अब चूँकि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इनहेरिटेंस तवारुस के ताल्लुक़ से सबसे पहले नज़रियात को ग्रीगर जॉन मेंडल ने पेश किया था, तो इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस को कहा जाता है तवारुस, या इसी को हम हेरिडिटी, विरासत भी कहते हैं। हेरिडिटी या विरासत भी कहते हैं। तवारुस क्या है? पेरेंट्स से उसकी जनरेशन में खुसूसियात की मुंतकली तवारुस कहलाती है, या एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात की मुंतकली को तवारुस कहा जाता है। इंग्लिश में कहेंगे तो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, या इसी को विरासत या हेरिडिटी भी कहते हैं। अब मेंडल ने सबसे पहले ये देखा है कि अगर पेरेंट्स से उसकी जनरेशन में खुसूसियात मुंतकिल होते हैं तो ये मुंतकिली के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है जो खुसूसियात की मुंतकिली की ज़िम्मेदार होती है। अब उसी चीज़ को मेंडल ने क्या नाम दिया है? फैक्टर या जुज़ का नाम दिया है। आज हम जानते हैं कि यही जुज़, मेंडल का जुज़ को आज हम जीन का नाम देते हैं। अब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का सिलेक्शन किया था, वो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? वो था पी प्लांट, क्योंकि पी प्लांट में 7 कैरेक्टर्स जो कि बआसानी शनाख्त किए जा सकते हैं, ये 7 मुख्तलिफ कैरेक्टर्स मुख्तलिफ सिफ़ात की शक्ल में पाए जाते हैं। ये मुतज़ाद सिफ़ात की शक्ल में मौजूद हैं। मेंडल ने ये देखने के लिए कि कौन सी सिफ़त गालिब है और कौन सी मगलूब है, इन सिफ़ात को देखने के लिए मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कौन सी सिफ़त गालिब और कौन सी खुसूसियत मगलूब है, इस नज़रिए को पेश किया। सबसे पहले उसने ये देखा कि हाइट ऑफ प्लांट, अगर हम पौधे का हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के ज़रिए क्रॉसिंग करते हैं तब हमको ये पता चलता है कि पौधे का जो ख़द है वो ख़द में कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट गालिब है और कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है। इस तरह से मेंडल ने पहले अपने एक्सपेरिमेंट में 7 कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर का सिलेक्शन किया। उसके बाद कोई 2 कैरेक्टर्स का सिलेक्शन करते हुए उसने अपने सारे नताइज को मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली रिकॉर्ड किया, उनका तनासुब उसने निकाला है। फिर 3-3 कैरेक्टर्स के मद्देनज़र उसने इख्तिलात की बुनियाद पर फिर से नताइज को अख्ज़ किया। इस तरह से मेंडल के सक्सेस की वजूहात, कामयाबी की वजूहात क्या साबित हुई हैं कि मेंडल ने अपने हर तजुर्बे को बहुत ही निहायती एहतियात के साथ पेश किया और हर तजुर्बे की एक मखसूस उसने प्लानिंग की है। दूसरी वजह क्या है? अपने हर तजुर्बात से हासिल होने वाले नताइज का उसने एक कामयाबी के साथ रिकॉर्ड रखा है। ये रिकॉर्ड मैथमेटिकली भी रखा गया है और स्टैटिस्टिकली यानी शुमारियात के तौर पर भी इन नताइज को एक मुनासिब तनासुब के ज़रिए उसने पेश किया। मेंडल की कामयाबी की तीसरी वजह यह है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो मटेरियल का सिलेक्शन किया था वो था पी प्लांट, क्योंकि पी प्लांट में ज़ाहिर होने वाले जो कैरेक्टर्स हैं ये कैरेक्टर्स बआसानी शनाख्त किए जा सकते हैं और ये कैरेक्टर्स मुतज़ाद सिफ़ात की शक्ल में मौजूद होते हैं। हर एक कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर भी एक तन्हा फैक्टर के ज़रिए कंट्रोल किए जा सकते हैं, यानी हर एक कैरेक्टर के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और ये फैक्टर यानी जुज़ हमेशा पेयर की शक्ल में पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स बनने के दौरान ये फैक्टर के पेयर्स अलग अलग हो जाते हैं।
और सिर्फ मेंडल के ज़रिए से ही कौन सी चीज़ गालिब है, डोमिनेंट कौन सी है और कौन सी चीज़ मगलूब है, कौन सा सिफत मगलूब है, इस नज़रिए को मेंडल ने पेश किया है। लेकिन हमको जब इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये चैप्टर पढ़ना है तो इस चैप्टर में हमको मेंडल के किए गए तजुर्बात, उन तजुर्बात की बुनियाद पर मेंडल ने अपने शाये करदा उसूल लॉज के बारे में पढ़ना है। उन लॉज से ज़ाहिर होने वाले रेशोज़ तनासुब के बारे में पढ़ना है। अब जो रेशोज़ मेंडल ने मटर के पौधे के कैरेक्टर्स के ज़रिए हासिल किए हैं, ये रेशोज़ बाज़ दूसरे मिसालों में तब्दील होते हैं। तो हमको देखना है कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब दूसरे साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तब किस तरह के रेशोज़ हासिल हुए हैं, इन तमाम के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जब हम इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तब हमको जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ इस्तिलाहात के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ये इस्तिलाहात हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।